प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। सबसे पहले हमने देखा था प्रवास के बारे में, इसकी अवधारणा क्या थी, इसकी परिभाषाओं के बारे में देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ और बोग महोदय के अनुसार। उसके बाद में हमने बात की थी प्रवास के पक्ष की। प्रवास के पक्ष में हमने देखा था देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष और संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष या स्थायी पक्ष। ये कुल 5 पक्षों की बात हमने की थी, और इन 5 पक्षों के अंतर्गत हमने 2 के बारे में डिस्कस किया था, देश पक्ष और काल पक्ष के बारे में। देश पक्ष में क्या था कि हमें देश पक्ष के अंतर्गत ये ज्ञान होता है कि व्यक्ति जो प्रवास कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, जो राजनीतिक सीमाएं हैं उन राजनीतिक सीमाओं का जो बोध करवाता है वो कौन सा करवा रहा है, देश पक्ष करवा रहा है। जैसे हमने बात की थी अंतर महाद्वीपीय प्रवास, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास, या इसके अंतर्गत अंतर राज्यीय प्रवास या स्थानीय प्रवास भी हो सकता है। ये हमने देश पक्ष के अंतर्गत देखा था। काल पक्ष की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमें प्रवास से संबंधित अवधि का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति प्रवास कर रहा है तो वो व्यक्ति कितने समय तक, कितनी अवधि तक प्रवास करता है, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर रहा है, या वो कुछ विशेष समय के लिए कर रहा है, या कुछ कम समय के लिए कर रहा है। इसमें हम अवधि देखी थी हमने दीर्घकालीन, सामयिक और स्थानिक, या हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं अल्पकालिक। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक या दैनिक। हो सकता है वो स्थायी रूप से दीर्घकालीन, हो सकता है वो ऋतु विशेष के अनुसार सामयिक, हो सकता है कि वो पर डे अप डाउन करता है, मतलब अल्पकालिक, या हम कह सकते हैं दैनिक। ठीक है। कारण पक्ष के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्रवास कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रवास क्यों कर रहा है, उसके पीछे का जो कारण है वो कारण क्या है। कारण की बात करेंगे हम। हो सकता है प्रवास का जो कारण है वो भौतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। प्रवास के जो कारण हैं वो निम्न कारण हैं। भौतिक दृष्टि से देखेंगे हम, हो सकता है कि जो मनुष्य प्रवास कर रहा है, जहाँ पर वो व्यक्ति निवास कर रहा था, हो सकता है वो पर्वतीय क्षेत्र हो जहाँ पर रहने के अनुकूल दिशाएं नहीं हो, और वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहा है। हो सकता है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है रोजगार का। व्यक्ति रोजगार की तलाश में प्रवास बहुत अधिक करता है। हो सकता है सामाजिक कारक हो, समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो मनुष्य के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो दूसरे सामाजिक प्रवेश में रहना प्रारंभ कर देता है। हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से, जैसे सीमाओं का जो परिवर्तन होता है, सीमाओं के परिवर्तन में व्यक्ति क्या है, एक अलग देश में प्रवास कर जाता है, या हम कह सकते हैं एक अलग राज्य में प्रवास कर जाता है।
तो निम्न कारण हो सकते हैं, इसलिए हम कारण पक्ष का भी उल्लेख करेंगे। आगे हम बात करते हैं संख्या पक्ष। अब संख्या पक्ष के अंतर्गत हमने देखिए दो वर्ग देखे थे, एक उत्प्रवास और एक देखा था हमने आप्रवास। जब व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर जाता है वहां वह व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्प्रवास। जहां व्यक्ति जाकर निवास स्थान अपना ग्रहण करता है वहां व्यक्ति क्या कहलाता है? आप्रवास। तो उत्प्रवास में संख्या क्या हो गई? कम हो गई, यहां से व्यक्ति क्या हो गया? चला गया। और आप्रवास में संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई, बढ़ गई है। तो हमें संख्या पक्ष की ओर भी ध्यान देना है जब प्रवास किया जाता है। उसके बाद में स्थिरता की बात करेंगे। स्थिरता की बात करते हैं तो यहां हमें स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अल्पकालिक समय के लिए जा रहा है या सामयिक ऋतु के अनुसार जा रहा है या दीर्घकालीन परिस्थितियों के लिए जा रहा है। तो स्थिरता से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति कई बार क्या होता है, घूमने के लिए जाता है, 2 से 4 महीने वहाँ पर रहता है और वापस अपने निवास स्थान पर आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा सिस्टम नहीं होता है, कई बार स्थिरता का हमें बोध होता है। जैसे यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो वहाँ से जो लोग उत्तरी अमेरिका में गए हैं तो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में जाने के बाद में संसाधनों की अधिकता यहाँ पर प्राप्त हुई इनको, और जिसके कारण ये लोग, यूरोपीय लोग क्या हैं, उत्तरी अमेरिका में ही निवास स्थान बना लिया और यहीं रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से हमें ये जो स्थायी निवास दिखाई दे रहा है इससे हमें स्थिरता पक्ष का बोध हो रहा है। तो निम्न पक्षों की बात हमने की है प्रवास के पक्षों में। अब आगे प्रवास के पक्ष के बाद में हमें प्रवास के प्रकारों का उल्लेख करना है कि प्रवास कितने प्रकार से। देखिए प्रवास 3 या 4 प्रकार से होता है, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं हम वो देखेंगे। मुख्य 2 प्रकार हैं, उन 2 प्रकारों की बात करेंगे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए प्रवास के प्रकार। तो हम बात कर रहे थे प्रवास के प्रकार में। प्रवास का प्रकार हम देखेंगे। देखिए प्रवास कहां पर होता है? या तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के क्षेत्र में, या हम बात कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, या हम बात कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य, या हम बात कर सकते हैं देश के आंतरिक भाग में। तो निम्न जो आधार हमें स्पष्ट हो रहा है, इसी आधार पर कि भी महाद्वीप में हो रहा है प्रवास, देश में हो रहा है, 2 देशों के मध्य की बात करेंगे, देश के आंतरिक भाग में भी हो रहा है। तो इसी को आधार बनाकर हम प्रवास के प्रकार देखेंगे। 2 प्रकार हैं प्रवास के। पहला है अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय प्रवास। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास की। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक महाद्वीप, हम बात कर लेते हैं एशिया, दूसरा महाद्वीप हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका, कुछ भी ले सकते हो। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रवास होता है उसको हम किस में रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में। इसके साथ साथ में एक देश
दूसरा देश। चीन, कोरिया। अब देखिए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास हो रहा है। एशिया से व्यक्ति कहाँ चला गया? उत्तरी अमेरिका में। दूसरी हम बात देख रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रवास हो रहा है। जैसे व्यक्ति चीन से कहाँ चला गया? कोरिया में, या कोरिया से कहाँ गया? चीन में आ गया। तो ये जो प्रवास है, ये प्रवास क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य या दो महाद्वीपों के मध्य जो प्रवास होता है उसको हमें किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, लोगों का जो स्थानांतरण हो रहा है, वो स्थानांतरण अधिकतर किस आधार पर हो रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं ना, तो इनमें जब लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हमें दिखाई दे रहा है, इनमें अधिकतर बात करें तो सबसे ज़्यादा कारक जो इफेक्ट है ना, वो कौन सा कारक है? आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक, इसके अलावा राजनीतिक। ये तीन प्रमुख कारक हैं जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में भागीदारी निभाते हैं। आर्थिक की तो हमने बात कर ली। रोजगार, आप इनके उदाहरण देख सकते हैं स्वयं अपने आसपास के क्षेत्रों में। ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि जहां व्यक्ति क्या करेगा? रोजगार की तलाश में किसी न किसी दूसरे देश में जाएगा या दूसरे महाद्वीप की सैर करेगा और वहां पर वो अपना रोजगार व्यवस्थापित करेगा। दूसरी बात कर रहे हैं सामाजिक। कई बार क्या होता है कि जैसे हम जो प्राच्य और पाश्चात्य, दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल चल रहे हैं, परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा सिस्टम नहीं। तो यहाँ की परंपरा कई बार मनुष्य को भाती नहीं है, इसलिए वो कहाँ चला जाता है? पाश्चात्य संस्कृति में चला जाता है। राजनीतिक की बात करते हैं तो राजनीति के अंतर्गत हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि जो सीमाओं का परिवर्तन होता है, उस सीमाओं के परिवर्तन के कारण क्या है, या कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है और दूसरे क्षेत्र में निवास या प्रवास करना पड़ता है। तो ये हमने देखा कि ये निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए, मनुष्य प्राचीन काल की बात करें ना, प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक की बात करें, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की बात करें यार, तो मनुष्य हमेशा क्या है? स्थानांतरण करता रहा है। प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक मनुष्य क्या करता रहा है? स्थानांतरण करता रहा है। और वो स्थानांतरण किसी न किसी कारणवश हुआ है। वो स्थानांतरण क्या है? किसी न किसी कारणवश हुआ है। और उस कारण की बात करेंगे, ये जो सारे कारण है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया? सबसे अधिक कारण क्या बताया? रोजगार। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको? मनुष्य को। किसके लिए? प्रवास के लिए करता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, वो प्रवास कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो मुख्य रूप से दो भागों में दिखाई देता है। उन दो भागों की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत। दो भाग कौन से हैं? एक तो हमें यूरोपीय प्रवास दिखाई देता है और एक एशियाई प्रवास दिखाई देता है। दो प्रवास हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, यूरोपीय क्षेत्र की बात करते हैं हम।
यहाँ देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप का ये जो भाग है, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये पार्ट कौन सा है? उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग, यूरोप महाद्वीप के जो उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, इस उत्तरी पश्चिमी भाग से क्या हुआ है? प्रवास हुआ है। और कहाँ हुआ है? दूसरे देशों में हुआ है। अब देखिए, ये प्रवास कब से कब तक शुरू हुआ? देखिए, ये प्रवास 12वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य सबसे अधिक हुआ है। यूरोप लोगों का जो प्रवास हुआ है वो 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। और ये जो प्रवास किया इन्होंने, ये देखिए बीच में जो क्षेत्र है, ये किसका है? अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। बीच का क्षेत्र कहाँ है? ये एस की आकृति में अटलांटिक महासागर का है। तो इन्होंने जब प्रवास किया तो किस मार्ग के द्वारा प्रवास किया? समुद्री मार्ग के द्वारा इन्होंने प्रवास किया। और ये जो प्रवास हमें दिखाई देता है, ये प्रवास क्यों दिखाई देता है हमें? इसके पीछे कारण क्या है? और कौन कौन से देशों से हमें ये प्रवास दिखाई देता है? तो देखिए, यूरोप ही नहीं बल्कि हम किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ से प्रवास हो रहा है ना, वहाँ पर कुछ न कुछ क्या मिलेगी आपको? कमी मिलेगी। जब कोई कमी होती है तो वहाँ से मनुष्य क्या है? अपना स्थान छोड़ देता है। तो किसकी कमी? संसाधनों की कमी। यूरोप महाद्वीप के इस क्षेत्र में संसाधनों की क्या दिखाई दी? कमी दिखाई दी। दूसरी बात, जनसंख्या का क्या कर रहा था? जनसंख्या का दबाव पड़ रहा था। जनसंख्या का क्या पड़ रहा था? दबाव। जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर देखें तो संसाधनों में कमी हो रही थी। इनके पास में क्या था? तकनीकी ज्ञान तो था, उच्च तकनीकी थी इनके पास में, मतलब ये बड़े तेज तर्रार व्यक्ति थे। लेकिन क्या करें, जब तक आपके पास में संसाधन ही नहीं है, वो तकनीक क्या काम आएगी? कुछ काम नहीं आएगी। मान लो मेरे पास में या आपके पास में ज्ञान है, तो अगर ये ब्लैक बोर्ड और ये मार्कर नहीं होगा तो उसको अच्छी तरीके से कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते। जैसे हम मैप को ड्रॉ कर कर बताना चाहते हैं और हमारे पास में ऐसे कोई सोर्स ही नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते। हम बता तो सकते हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाए। तो देखिए, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव है और संसाधनों की कमी है। इसके कारण ये जो यूरोप का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी की बात करेंगे तो इस यूरोप के क्षेत्र के अंतर्गत जो देश आते हैं, उन देशों की बात करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, ये सारे के सारे देश उत्तरी पश्चिमी विभाग में स्थित है। और यहीं से क्या हुआ था? प्रवास हुआ था। अब ये जो प्रवास हुआ है, ये प्रवास कहाँ पर हुआ है? अब यहाँ से लोग कहाँ गए हैं? देखिए, जाने का रास्ता ये था, या तो यहाँ आ गए, या फिर यहाँ आ गए, या फिर इस क्षेत्र में आ गए, और या फिर इस एशिया के क्षेत्र में आ गए। ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। या तो वो व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में या अफ्रीका में या एशिया में कहीं न कहीं वो प्रवास कर गए। और क्यों कर गए? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की कमी थी और जनसंख्या का दबाव था। तो ये व्यक्ति, इनके पास में क्या थी? उच्च तकनीक थी, अच्छा ज्ञान था, लेकिन संसाधन नहीं थे। तो यहाँ पर जाने के बाद में जिन क्षेत्रों में ये गए ना, वहाँ पर संसाधनों का क्या किया इन्होंने? अति तीव्र दोहन करना शुरू कर दिया। क्योंकि दिमाग तो था ही इनके पास में और संसाधन इनको मिल गए, तो फिर कहना ही क्या था? इन्होंने
पूर्णतः दोहन करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये जो लोग गए ना यूरोप से, ये दो क्षेत्रों में गए। यूरोप से बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूरोपीय क्षेत्र की, एशिया की बात नहीं कर रहा, आगे की बात करेंगे। यूरोप से जब लोग गए तो दो भौगोलिक क्षेत्र में हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए जीरो और ऊपर है 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री। अब जीरो से 23.5 ये जो पार्ट है और जीरो से 23.5, देखो ये ऊपर वाली जो 23.5 है ये नॉर्थ की है, नीचे वाली है साउथ की। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, नीचे वाली को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और ये 0 डिग्री है, ये क्या है? विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री या कर्क रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय, और 0 से 23.5 नीचे है ये भी क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। लेकिन ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ आगे एक लाइन और है, अक्षांश और है 66.5 की, और नीचे भी इसी प्रकार से 66.5 की। तो 23.5 से 66.5 का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। दो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय है और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो दो भौगोलिक क्षेत्र हमें दिखाई दिए, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। इन दोनों भागों में कुछ लोग तो क्या करने लगे? उष्ण कटिबंधीय भागों में निवास करने लगे, और कुछ लोग कहाँ निवास करने लगे? शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में निवास करने लगे। और क्या इसके पीछे अवधारणा थी, कहाँ कहाँ पर लोग गए, क्यों गए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।